रात के 1 बजे का समय था। हाड़ कपा देने वाली शीत लहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। राज और गौरी बदहवासी की हालत में एक जंगल की ओर भागे जा रहे थे। उन दोनों की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। वो दोनों हनीमून मनाने कश्मीर आए थे। राज और गौरी सैलानियों के साथ कश्मीर के जंगल की खूबसूरती में खोए हुए थे कि तभी आतंकवादियों ने सैलानियों पर हमला कर दिया। राज और गौरी ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। गौरी भागते भागते थक चुकी थी। वो एक घने पेड़ के पास रुककर अपने पति राज से बोली, बस मुझसे और नहीं भागा जाएगा। मेरे पैर बुरी तरह दर्द कर रहे हैं। हमें रुकना नहीं है गौरी, हम फंस चुके हैं। ऊपर से बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। हम जंगल में रात गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते। तभी उन दोनों के कानों में जंगली जानवरों के रोने की आवाजें टकराने लगी। देखा गौरी, अगर हम यहाँ रुके तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाएंगे। इतनी ठंड में तो हम वैसे भी मर जाएंगे राज। इससे तो अच्छा है कि कोई जानवर ही हमें खा ले। कम से कम उसका पेट तो भरेगा। हिम्मत मत हारो गौरी, हमें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। अब चलो, जल्दी चलो। और वो दोनों फिर से जंगल के अंदर भागने लगे। तभी उन दोनों के कानों में किसी की कड़कदार आवाज टकराई। कौन हो तुम दोनों और जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? उन दोनों ने बड़ी फुर्ती से देखा तो उनके सामने एक भारतीय फौजी पीठ पर बड़ी सी गन लटकाए खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। उस फौजी को देखकर दोनों के शरीर में जान सी आ गई। हम यहाँ पर कुछ टूरिस्ट के साथ घूमने के लिए आए थे, लेकिन तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हम दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाने के लिए इस जंगल के अंदर घुस गए और रास्ता भटक गए। मेरा नाम सूरज है। जिस वक्त आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर हमला किया, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था और एक आतंकवादी इन्हीं जंगलों की ओर भागा और मैं भी उसका पीछा करते करते यहाँ रास्ता भटक गया। हम तीनों को साथ साथ रहना होगा। इस जंगल में रात के वक्त मौत का राज होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखकर मेरे शरीर में दोबारा जान आ गई है। गौरी ने ये बात कही ही थी कि तभी किसी व्यक्ति की दर्दनाक चीख जंगल के सन्नाटे को चीर गई और सूरज चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगा कि तभी अचानक धड़ाम की आवाज से एक लाश उन तीनों के सामने गिर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी आतंकवादी की थी जिसका पीछा करते करते वो फौजी आया था। अब हमें खतरा आतंकवादियों से नहीं बल्कि किसी और से है। इसे किसने मारा और हमें किससे खतरा है? ये घना जंगल पाकिस्तान के जंगल से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि इस जंगल में पिछल पेरी का राज है जो इंसानों को देखते ही मार देती है। मुझे लगता है ये आतंकवादी भी पिछल पेरी का ही शिकार हुआ है। ये पिछल पेरी कौन है? दंत कथाओं के अनुसार पिछल पेरी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप एक फौजी होकर इन सब बातों पर यकीन करते हैं? फौजी हूँ इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर कोई साइंटिस्ट होता तो शायद नहीं करता। हम फौजियों का दिन और रात इन्हीं घने जंगलों से गुजरता है। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। इस आतंकवादी की लाश इस बात का सबूत है कि पिछल पेरी यहीं कहीं आसपास है। इतना कहकर फौजी बहुत ही चौकन्नी अवस्था में आगे की ओर बढ़ने लगा। सूरज और गौरी भी घबराए हुए उस फौजी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद उस जंगल में हवा बेहद ठंडी चलने लगी और बर्फबारी तेज होने लगी। वो तीनों कुछ ही कदम आगे चले होंगे कि तभी उन तीनों के कानों में एक पेड़ के नीचे एक स्त्री का दर्द भरा स्वर टकराया। रुक जाओ तुम तीनों, प्लीज मुझे बचा लो। उस स्त्री की आवाज सुनकर तीनों वहीं पर रुक गए। सूरज ने अपनी टॉर्च की लाइट सीधे उस पेड़ के पास मारी। सूरज ने देखा कि एक स्त्री जो दर्द से कराह रही थी। सूरज ने अपनी कड़कती हुई आवाज में उस स्त्री से कहा, कौन हो तुम और इतनी रात में घने जंगल में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? मैं अपने पति के साथ
इस जंगल में घूमने के लिए आई थी कि तभी अचानक कुछ आतंकवादियों ने हमला करके मेरे पति को मार दिया। एक आतंकवादी मुझे पकड़कर जंगल के अंदर ले आया। मैं उसी से बचती फिर रही हूँ। इस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हमें इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। देखो कितनी ठंड हो रही है और इसके घुटनों से तो खून भी निकल रहा है। इतना कहकर राज हमदर्दी बतौर उस स्त्री की ओर बढ़ने लगा। वहीं रुक जाओ, मुझे कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? आप देख नहीं रहे कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है? नहीं, इस जगह पर इस वक्त का तापमान 0 डिग्री से भी कम है। हम तीनों ने जैकेट पहने हुए हैं और उसके बावजूद भी ठंड से कपकपा रहे हैं, मगर इसने सिर्फ एक महीन साड़ी पहनी हुई है। कोई भी स्त्री इतनी सर्दी में इतनी महीन साड़ी में जिंदा नहीं रह सकती। मगर राज ने सूरज की बात नहीं मानी। वो स्त्री के पास पहुंचा ही था कि तभी अचानक देखते ही देखते वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और तुरंत उठकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उस स्त्री का कद 20 फुट के आसपास लंबा हो गया। उसका चेहरा बेहद भयानक किसी जली हुई चमड़ी की तरह हो गया। सूरज ने तुरंत अपनी गन निकालकर ताबड़तोड़ उस स्त्री के ऊपर फायर कर दिया, मगर गन की गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर गईं। तभी एक बेहद तेज हवा का झोंका सूरज से टकराया। सूरज चीखते हुए बोला, ये पिछल पेरी है, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता। राज इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी उस भयानक स्त्री ने राज को पकड़ लिया और बेहद फुर्ती से राज को ऊपर लेकर उड़ गई। कुछ ही सेकंड्स में राज की एक दर्दनाक दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल के सन्नाटे में गूंज गई और एक धड़ाम की आवाज के साथ राज की लाश नीचे गिर पड़ी। उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि कुछ देर पहले उस आतंकवादी की थी। राज की हालत देखकर गौरी चीखने लगी। फौजी गौरी का हाथ पकड़कर भागने लगा। अपने कदम मत रोकना, सुबह होने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। तब तक हम दोनों को किसी भी हाल में रुकना नहीं है, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उसने मेरे पति को मार दिया। तुम्हारा पति अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया। तभी अचानक गौरी के कदम रुक गए। तुम रुक क्यों गई? पिछल पेरी हमारे पीछे है, हम दोनों मारे जाएंगे। तुम बात को समझ नहीं रही। सूरज के इतना बोलते ही अचानक गौरी की आंखें रात के अंधेरे में चमकने लगी और उसका कद 20 फीट के आसपास हो गया। कौन हो तुम? पिछल परी। जो भी अपनी आंखों से मुझे एक बार देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन तुम तो मेरी आंखों के सामने उस लड़के को उठा कर ले गई थी। शायद तुझे पिछल परी की रफ्तार का अंदाजा नहीं है। उस वक्त मैं सिर्फ उस लड़के को नहीं बल्कि ठीक तेरे बगल में उस लड़की को भी उठा कर ले गई थी। पिछल परी ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक धड़ाम की आवाज से गौरी की लाश जमीन पर गिर पड़ी। एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे, आकाश, आयुष और महेश। तीनों ही हॉस्टल में रहते थे। आयुष का हॉस्टल दूर और अलग था। महेश, आयुष को फोन करो और फिल्म देखने चलते हैं। आयुष, कैसे हो? ठीक हूँ यार, आकाश और मैं मूवी का प्लान कर रहे हैं, तू भी आ जा यार। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। पिछली बार मैंने फिल्म दिखाया था, इस बार तेरी बारी है। हाँ भाई याद है मुझे। सुन, रात के 9 से 12 का शो देखेंगे। ओके ठीक है। तीनों ने सिनेमा देखने का प्लान बनाया। रात के 9 बजे से 12 बजे तीनों ने जल्दी ही खाना खाया और सिनेमा देखने निकल गए। फिल्म 2 गज जमीन के नीचे भूत वाली हॉरर फिल्म थी। फिल्म देखकर तीनों दोस्त मजे से निकले और हाथ वाला रिक्शा लिया। रिक्शा वाला रिक्शा चलाते हुए जा रहा था, उस पर तीनों दोस्त बैठे हुए थे। आकाश और महेश का हॉस्टल पास में ही है। आयुष दूर के हॉस्टल में रहता है। रिक्शा रोक दो, हम दोनों यहीं उतरेंगे। चल आयुष, संभाल कर जाना। बाय बाय, कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय, गुड नाइट। दोनों दोस्त उतरकर चले गए। आयुष भी रिक्शे से उतरकर कब्रिस्तान के पास सुसु करने लगा। उसके पास में ही उसकी नजर गई और वो डर गया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ कटा हुआ था, जो कि ढेर सारे जेवर, चूड़ियाँ, सोने के कंगन से भरा हुआ था।
आयुष डर कर रिक्शे की तरफ भागा और रिक्शे में बैठ गया। उसके दोनों दोस्त जा चुके थे। रिक्शे वाले को बोला, भैया रिक्शा जरा तेजी से भगाओ, मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुंचना है। सर क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही जल्दी जाना चाहता हूँ। रात बहुत हो गई है, सुनसान रोड पर हम दोनों ही अकेले हैं। जिस तरह से आप भागकर आए और चेहरे पर घबराहट है, उसे पता चलता है कुछ जरूर बात है। आप क्यों डरे हो, बताइए, किसी तरह की बात होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। भैया बस इतनी मदद कीजिए कि मुझे जल्दी से हॉस्टल पहुंचा दीजिए। देखिए डरने की कोई बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं और जब तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। रिक्शा धीरे धीरे आगे जा रहा था। आयुष ने रिक्शे वाले को वो हाथ वाली बात बता दी। आयुष आधे रास्ते पहुंचा होगा, तभी रिक्शे वाले ने ब्रेक लगा दिया। भैया रिक्शा क्यों रोक दिए, क्या हो गया? कुछ नहीं, 1 मिनट, आप नीचे आ जाइए। लेकिन हुआ क्या? बस कुछ नहीं, आप 1 मिनट के लिए उतरिए, सीट के नीचे से कुछ सामान निकालना है। आयुष को कुछ नहीं सूझ रहा था, डर के मारे परेशान था और ऊपर से ये रिक्शा वाला भी कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। आयुष ना चाहते हुए भी रिक्शे के नीचे उतर गया। आयुष ने मोबाइल देखा, रात के 12:30 बज रहे थे। उसने देखा रिक्शे वाले ने सीट हटाया, उसके नीचे से एक बॉक्स निकला और उसे खोलकर आयुष से बोला, भैया जरा इसको देखो। आयुष नजदीक आकर बॉक्स को देखता है और डर जाता है। डर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या ये वही हाथ है जो तुमने देखा था? रिक्शे वाले की आवाज गूंज रही है, चुड़ैल की तरह। आयुष ने देखा और वो तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ दौड़ा। बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल के गेट पर वॉचमैन बैठा है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? वॉचमैन पहले गेट खोलो। हाँ मैं गेट खोल दूंगा, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? वॉचमैन ने दरवाजा खोल दिया और आयुष अंदर आया। वॉचमैन ने आयुष को एक गिलास पानी दिया। आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, कृपया बताइए। आयुष ने सोचा गेट बंद हो चुका है, अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए वॉचमैन को बताना शुरू किया। मूवी देखने के बाद एक रिक्शा लिया, मुझे जोर से पेशाब लगी। रिक्शे से उतरकर एक जगह पर मैंने पेशाब किया। वहाँ पर एक दुल्हन का हाथ था जो कि कटा हुआ था, मेहंदी लगी हुई, सोने चांदी से सोने के गहनों से भरा हुआ वो हाथ मुझे दिखाई दिया। उसके बाद रिक्शे वाले को मैंने ये बताया। रिक्शे वाले के पास भी सेम वही हाथ दिखाई दिया। इसीलिए मैं भागा भागा जल्दी से हॉस्टल आया, क्योंकि वो लोग भूत हैं। बस इतनी सी बात है। ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए। आयुष जाने लगता है, तभी वॉचमैन पीछे से बोलता है, जरा 1 मिनट इधर देखिए। आयुष पलट कर देखता है, वॉचमैन के हाथ में वही हाथ है जो कि दुल्हन का कटा हुआ हाथ था। क्या यही हाथ था? आयुष हॉस्टल के अंदर में न जाकर बाहर की तरफ भागा और एक नाली में जाकर गिर गया। आयुष की आंख खुली तो देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा भी हैं। डॉक्टर अंदर आया, उसके साथ एक नर्स भी थी जो कि हाथ में ट्रे लिए हुए है। ट्रे कपड़े से ढका हुआ है। कृपया आप लोग बाहर जाइए। आयुष का चेकअप डॉक्टर ने किया। आप बिल्कुल ठीक हो, बस कमजोरी सी है। लेकिन आपके चेहरे पर इतना पीलापन क्यों है? क्या हुआ है आपके साथ? जब आपको यहाँ लाया गया था तो आप पूरी तरह से कीचड़ में भरे हुए थे। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी? मुझे वो हाथ से डर लगता है, दुल्हन का हाथ। आयुष ने डॉक्टर को वो सारी बात बताई जो पिछली रात उसके साथ घटी। डॉक्टर ने नर्स की तरफ इशारा किया। नर्स आ गई, ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए। क्या ये वही हाथ है? जरा देखिए तो। आयुष ने देखा और वो बेहोश हो गया। अचानक से दोनों डॉक्टर और नर्स गायब हो गए। महीने बाद उसके माँ बाप आयुष को लेकर परेशान हैं। वो पागल सा हो गया है। तभी आयुष का मामा एक साधु को लेकर उसके घर आता है। साधु ने आयुष को देखा। इस पर चुड़ैल का साया है जो इसे जान से मारना चाहती है। साधु की बात सुनकर आयुष के माँ बाप डर जाते हैं। आखिर क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? इलाज तो है,
इसके लिए हवन करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है और किस वजह से है। साधु ने हवन किया और चुड़ैल से बात की। आखिर वो आयुष के ऊपर क्यों है? इसने मेरे कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया। एक तो मैं शादी के दिन ही मर गई और ऊपर से इसने मुझ पर पेशाब कर दिया। अब मैं इसे मारकर इससे शादी रचा लूंगी और फिर हम दोनों 7 जन्म तक साथ रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये नादान है, इसे माफ कर दो और छोड़ दो, वरना तुम्हारी आत्मा को मैं बोतल में कैद कर लूंगा। मैं माफी वाफी कुछ नहीं जानती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर साधु ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और अपने मंत्र के बल पर उसे अपने कब्जे में ले लिया और बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद जिस जगह पर आयुष ने रात में पेशाब किया था, वहाँ साधु के साथ जाकर उसने फूल मालाएं चढ़ाई और अगरबत्ती से पूजा पाठ की। तब से आयुष अब ठीक है। यत्र तत्र सर्वत्र मूत्र विसर्जन ना करें। धन्यवाद। अनुष्का को बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ने का और उससे जुड़ी चीजें देखने का बहुत शौक था। अभी उसकी उम्र 24 की हुई थी। उसके बर्थडे पर उसको बहुत से गिफ्ट्स मिले। उनमें से एक गिफ्ट उसे बहुत पसंद आया, जो उसको रितेश ने दिया था। उसने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी मूर्ति थी, 7 इंच की। ये मूर्ति बहुत ही पुराने समय की, दिखने में बिल्कुल काली और उसकी छोटी छोटी लाल आंखें थीं। अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ही अजीब लगती, लेकिन अनुष्का को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये तो एक एंटीक पीस है। मेरे सारे गिफ्ट्स में ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है। ये कहकर अनुष्का उस मूर्ति को चूमती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, उस मूर्ति की छोटी छोटी आंखें चमकने लगती हैं और उसमें से हल्की सी हंसी की आवाज आती है। अनुष्का उस पर ध्यान नहीं देती और उस मूर्ति को अपने बेड के बराबर में टेबल पर सजाकर रख देती है। सुबह उठकर अनुष्का फिर से उस मूर्ति को चूमती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। सुबह के टाइम अनुष्का नाश्ता कर रही है। अनुष्का डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और उसके साथ रेणुका बैठी है, जो उसके फ्लैट में उसी के साथ रहती है। उसकी नौकरानी मालती वहीं पर खड़ी है। मालती, जब तुम मेरे रूम की सफाई करने जाओगी तो टेबल पर जो मूर्ति रखी है उसे अच्छे से धोकर साफ कर देना। वही मूर्ति जो उस पागल रितेश ने दी है। हाँ हाँ, वही मूर्ति बहुत एक्सपेंसिव है। अनुष्का और रेणुका नाश्ता करने के बाद अपने अपने ऑफिस चली जाती हैं। मालती अनुष्का के कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। जब वो उस मूर्ति को उठाती है तो उस मूर्ति की आंखें जलने लगती हैं। उसे उठाकर वो वॉशरूम ले जाती है। उस टाइम अनुष्का अपने कैबिन में बैठी हुई काम कर रही होती है। मालती एक कपड़ा लेकर उस मूर्ति पर जोर जोर से मारती है। ऑफिस में बैठी हुई अनुष्का का उस पर असर होने लगता है। जितनी बार भी मालती उस मूर्ति के मुंह पर मारती है, अनुष्का को लगता है कि उसे कोई थप्पड़ मार रहा है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मालती मूर्ति साफ करके वापस कमरे में रख देती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो रेणुका को सब कुछ बताती है। सुनकर रेणुका को कुछ भी समझ में नहीं आता। यार, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। तुम अकेली थी और कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा था। हाँ, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात किसी को भी बताएंगे ना तो वो हमें पागल ही समझेगा। अगली बार कुछ ऐसा हो ना तो तुम सीधा मुझे कॉल करना, ओके? हमें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। संडे के दिन दोनों की छुट्टी रहती है। दोनों कमरे में बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। यार अनुष्का, ये मूर्ति कितनी अजीब है, फिर भी तुझे ये गिफ्ट सबसे ज्यादा क्यों पसंद आया? ये एक एंटीक है, तू नहीं समझेगी।
अनुष्का मालती को आवाज लगाती है। मालती कमरे में आती है तो अनुष्का उससे कहती है, मालती, इस मूर्ति को अच्छे से धोकर जितनी साफ हो सके उतनी कर दो। ये सुनकर मालती रेणुका के हाथ से मूर्ति ले लेती है और उसे धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। मालती, पहले मुझे एक ग्लास पानी दे देना। मालती मूर्ति हाथ में लिए किचन में चली जाती है। वो फ्रिज खोलती है तो इतने में रेणुका दूसरी बार आवाज लगा देती है। जल्दबाजी में मालती उस मूर्ति को फ्रिज में ही छोड़कर बोतल निकालकर रेणुका को पानी देने चली जाती है। उसे पानी देकर जब वो वापस किचन में जाती है तो उसके मोबाइल पर घर से उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। मालती उससे बात करने लगती है और फ्रिज में रखी मूर्ति ठंडी होने लगती है। अचानक कमरे में बैठी अनुष्का को ठंड लगने लगती है। वो थर थर कांपने लगती है। ये देखकर रेणुका डर जाती है। आर यू ओके? तुम इतना कांप क्यों रही हो? पता नहीं, बहुत जोरों की ठंड लग रही है। रेणुका उसे टच करती है तो देखती है कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा होता जा रहा है। वो उसे लिटाकर उसके ऊपर चादर डाल देती है, लेकिन अनुष्का को और ज्यादा ठंड लगने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका शरीर नीला पड़ जाता है और आंखें भी बंद होने लगती हैं। रेणुका बहुत डर जाती है और डॉक्टर को कॉल कर देती है। रेणुका मालती को आवाज लगाती है तो मालती समझती है कि ये आवाज मूर्ति के लिए लगाई गई है। वो कॉल कट कर जल्दी से किचन में जाती है और मूर्ति को फ्रिज से निकालकर कमरे में लेकर वापस जाती है। वहाँ अनुष्का को ठंड में अकड़ता देख वो भी डर जाती है। डॉक्टर को आने में 1 घंटा लग जाता है और तब तक मूर्ति नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अनुष्का को अब बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसकी डॉक्टर उसको दवाई देकर चला जाता है। अनुष्का, तुम आराम करो, मैं एक लेडी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है, मैं उन्हें यहीं लेकर आती हूँ। ये कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है और शाम तक वो एक औरत के साथ वापस आती है। वो औरत अनुष्का के पास बैठ जाती है। हेलो अनुष्का, मेरा नाम देविका है। रेणुका ने मुझको सब कुछ बता दिया है। अब मैं जो भी पूछूं उसका जवाब देना। अनुष्का लेटे लेटे ही हाँ में सिर हिला देती है। ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? मेरे हिसाब से ये मेरे जन्मदिन के ठीक बाद से शुरू हुआ। अचानक से देविका की नजर टेबल पर रखी मूर्ति पर जाती है और वो चौंक कर पूछती है, ये मूर्ति? कहकर वो मूर्ति उठा लेती है। ये मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। अनुष्का और रेणुका दोनों इस बात को सुनकर चौंक जाती हैं और उससे मूर्ति के बारे में पूछते हैं। इस मूर्ति की कहानी बहुत ही पुरानी है। इन शॉर्ट, ये मूर्ति शापित है। अगर किसी इंसान को उसके बर्थडे के दिन ये तोहफे में दी जाए तो उससे इसका कनेक्शन जुड़ जाता है और फिर जो इस मूर्ति के साथ होता है वही उसके साथ होता है। अनुष्का रेणुका की तरफ देखती है और फिर पूछती है, मैं समझी नहीं। देविका मूर्ति के सिर पर एक उंगली रखकर दबाती है तो अनुष्का के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर अनुष्का और रेणुका दोनों डर जाती हैं। देविका मूर्ति से हाथ हटा लेती है। रितेश ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊंगी? तुम्हें याद नहीं है क्या? उसने एक बार तुम्हें प्रपोज किया था जो तुमने ठुकरा दिया था। शायद वो उसी का बदला ले रहा है। मैं उसे अपना दोस्त मानती हूँ। मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी तो मैं हाँ कैसे बोलती? अब तुम वही करना जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ। फिर रेणुका अनुष्का को कुछ देर तक समझाती है। अगले दिन से ही अनुष्का रितेश से मिलना जुलना और बात करना स्टार्ट कर देती है और उसे नहीं बताती कि वो उसके गिफ्ट के बारे में सब जानती है। 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर रितेश का बर्थडे आता है। अनुष्का उसे गिफ्ट देती है। रितेश बहुत खुश होता है और कहता है कि उसका गिफ्ट वो सबसे लास्ट में खोलेगा। रात को अपने कमरे में जाकर अकेले में रितेश उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें वही मूर्ति होती है। वो डर जाता है और मूर्ति उसके हाथ से छूटकर
नीचे गिर जाती है। मूर्ति सर के बल गिरती है तो रितेश के भी सर पर चोट आ जाती है। अब रितेश का जादू उल्टा उसी पर पड़ जाता है और अनुष्का को उसके भूतिया बर्थडे गिफ्ट से छुटकारा मिल जाता है।